नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन होंगे और जो भी आपके डाउट हैं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। डीएलएड से रिलेटेड हर एक डाउट आपके क्लियर करेंगे, प्लस यूपी टेट के जो एग्ज़ाम लगने वाले हैं वो कब तक लग जाएंगे इसके विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। एक नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा, उसमें सुपर टेट की बात करूँगा, क्या सब्जेक्टिव है, क्या एक तरह से क्या इस समय माजरा चल रहा है, यानी कि जो धरने हो रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे सरकार के ऊपर, हमारे गवर्नमेंट के ऊपर, यानी क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा भी या फिर निरर्थक होगा हमारा यह प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं। इसके विषय पे हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कल सुबह तक आपको मिले। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो यहाँ पे जो टॉपिक लिखे हैं इसके सिवा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो भी मैं साथ साथ में क्लियर करूँगा। तो आप लोग अंत तक बने रहिए बिना कमेंट किए हुए। प्लीज़ सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि आपकी संख्या बढ़ सके। और डीएलएड के सभी सेमेस्टर के क्लासेस जो हैं वह आपको प्लेलिस्ट में सजा दिया गया है। डेली 12 बजे से अब क्लासेस आपको होने लगेंगे। फिलहाल में कुछ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से है ना क्लासेस नहीं आ पा रहे थे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए डीएलएड एग्जाम कब तक होंगे इसके विषय पे पहले तो मैं चर्चा करने वाला हूँ, भरपूर रूप से चर्चा करूँगा बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने जो बार बार बताया वही चीज़ फिर से मैं बताने वाला हूँ। पूरा 100% तो नहीं कह सकते, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि 2-4 दिन आगे पीछे आपके एग्ज़ाम निश्चित ही एक तरह से अटेंडिंग हो जाएंगे बेटा। इसके बाद प्रत्यावेदन वाले क्या करें बच्चों, इनका एग्ज़ाम कब तक होगा इसके विषय पे हम चर्चा करते हैं। जो एक तरह से याची वाले हैं बच्चे, एक बात और हम आपसे कहेंगे, अगर प्रत्यावेदन वाले बच्चे इस बार बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के इसमें तैयारी कर रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छे से कर लें। इसके बाद वाला जो सिस्टम होगा थोड़ा सा बदलने वाला है आप सभी के सामने, तो इतना ज़्यादा वेट करने से क्या ही फ़ायदा। मैं सारे सिस्टम पे बात करूँगा इसमें, और आप लोग अंत तक बने रहिए। जो फेल हुए हैं बच्चे इस बार, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हों चाहे थर्ड वाले हों, तो उनके लिए क्या है कुछ है उसके लिए मैं बताने वाला हूँ। और स्कूटनी के फॉर्म डालें या ना डालें इसके ऊपर बात करेंगे। यूपी टेट कब तक आएगा इसके विषय पे हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहिएगा। और ये सारे क्लासेस डीएलएड के और यूपी टेट के भरपूर रूप से पूरा कंप्लीट हमने करा दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर जो बच्चा यूपी टेट का सभी क्लासेस यहाँ से देख के जाता है या फिर इस सेमेस्टर का सभी क्लासेस यहाँ से देख के जाते हैं बच्चे, तो ना पास हों, इसकी फुल गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आपका डीएलएड का जितना फीस है आप देते हो ना, 81,000 1 लाख ऐसे कुछ देते हो ना, तो उतना मैं देने का तैयार हूँ। अगर आप लेकिन बहुत ही ईमानदारी से अगर सारे क्लासेस पढ़ के गए और बैक लग गया आपका या फिर फेल हो गए, तो उतना फीस मैं देने को तैयार हूँ आपके स्कूल में। लेकिन हाँ, ईमानदारी के साथ। उसका लिखित तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो ऐसा मैं लिखित ले लूँ सर से, तो बिल्कुल ले सकते हो मेरे भाई। और मैं भी एक लिखित लूँगा आपसे कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं अलग से व्यवस्था करूँगा जब आप ऐसी प्रावधान कुछ लगाओगे तो खैर ठीक है, बच्चे पास हुए हैं, आप भी अच्छे नंबर लाओगे, लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़ने पे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं डीएलएड के एग्जाम कब तक हो जाएंगे। पहले तो यह डीएलएड के एग्जाम कब तक हो जाएंगे मेरे भाई, आपको यह भी पता होना चाहिए, और अब पता अंदाज़ा भी लग गया होगा आपको, क्योंकि रिजल्ट आ चुके हैं आपके थर्ड के और फर्स्ट के, यानी कि जो आपके इस बार आने वाले हैं, मतलब एग्जाम होने वाले हैं, ये करीब करीब 2.5 से 2 महीने के अंतर पे हो जाते हैं, या फिर मैक्सिमम जाता है तो 3 महीने जाता है। तो खैर इस बार 3 महीने इस वजह से भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो पीएनपी है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड अब नहीं है, बर्डन नहीं है कि अब हमको यूपी टेट कराना है, हमको अब एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम कराने हैं, टीजीटी कराना है, पीजीटी कराना। अब इसके पास परीक्षा नियामक के पास और कोई काम नहीं है डीएलएड के एग्ज़ाम कराने के सिवा। और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि क्या सर जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है उससे विलंब हो सकता है एग्जाम के ऊपर, तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई बार पड़ा था और पिछले 2 बार से नहीं पड़ रहा है उसका इफेक्ट। यानी कि एग्जाम हो जा रहे हैं, फिर स्क्रूटनी के रिजल्ट आ रहे हैं, और स्क्रूटनी का जो फॉर्म है बहुत पहले ही डाल दिया गया था। तो 2 बार से ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है हमें कि एग्जाम के बाद आ रहे हैं स्क्रूटनी के रिजल्ट। तो इस बार भी यही संभावनाएं पूरी हैं कि आपके स्क्रूटनी के रिजल्ट से इसका कुछ लेना देना नहीं है। वह प्रोसेस अलग है या प्रोसेस अलग है। जो फ्रेश बच्चों का प्रोसेस है वह इस हिसाब से चलेगा, और जो बैक वाले बच्चे हैं, स्क्रूटनी वाले बच्चे अगर स्क्रूटनी में पास हो जाते हैं, बाय द वे इसमें फिर से वह एक तरह से बैक वाला फॉर्म डाल देते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, तो उनका स्क्रूटनी मान्य होगा। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना बच्चों, क्योंकि पहले वो आपने डाला था, अप्लाई किया हुआ था, उसमें वैलिड होगा, ठीक है। तो डीएलएड के एग्जाम आपके हैं दिसंबर मिड तक, यानी कि अभी आपका रिजल्ट आया 8 तारीख को, मैं मान लेता हूँ 1 अक्टूबर को आया, तो 2.5 महीने अगर मैं जोड़ता हूँ, अक्टूबर नवंबर खत्म, फिर आ गया दिसंबर मिड, तो दिसंबर मिड तक पूरी संभावना है आपके एग्जाम शेड्यूल होंगे। और नवंबर लास्ट तक, नवंबर 20 नवंबर के आसपास में आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भी हो सकता है फिलिंग होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म के डेट से लेकर आपके करीब करीब 15 से 20 दिन बाद आपके एग्जाम होते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ के चलना होगा। अगर
आपके भाई बहन हों या फिर आप पिछले सेमेस्टर में एग्जाम दिए हों तो वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, आपको वही नॉलेज मिलेगा जो हमने बताया। यानी कि 15 दिसंबर के आसपास में आपकी एग्जाम हो सकता है। अब कोई बच्चा बार बार इस चीज़ को कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात, प्रत्यावेदन वाले बच्चों का कब होगा? देखिए, इनका एग्जाम तो 2 महीने पहले हो जाना चाहिए था। 2 महीने पहले यानी कि जब यहाँ से एक तरह से मामला एक तरह से पूरी क्लियर हुआ था कि बच्चों का एग्जाम होना चाहिए जो 3 बार बैक वाले हैं, लेकिन उसमें कंडीशन लगा दिया गया था, क्योंकि ऐसे याची द्वारा यह एक तरह से यह केस किया गया था ऐसे याची द्वारा जो कि जिनका 3 बार बैक था एक सेमेस्टर में, और दूसरे सेमेस्टर में किसी अन्य सेमेस्टर में भी उनका एक में बैक था जिसमें चांस बचा हुआ था अदर सेमेस्टर के लिए। और इन्होंने इस वजह से किया था कि सर ऐसे बच्चों का तो आप एग्जाम ले ही रहे हैं जिनका किसी एक सेमेस्टर में 3 बार बैक है और बाकी सेमेस्टर क्लियर है, तो ऐसे बच्चों का क्यों नहीं ले रहे हैं? उनको तो भी इसी कैटेगरी में लाना चाहिए, क्योंकि उनका जो एक सेमेस्टर में बैक है, पिछले मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर मेरा बैक है, तो मेरा तो अभी एक ही बार बैक लगा है, मतलब 2 बार भी मैं दे सकता हूँ, और एक मैं तीसरे सेमेस्टर में भी बैक है मेरा, जिसमें मेरा 3 बार बैक है, उसमें चौथी बार मुझे देना है, तो मुझे भी तो उसी कैटेगरी में शामिल करिए। तो इस वजह से लगाया गया था कि वैसे बच्चों को एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा था। तो ऐसे बच्चे जिनका 2 सेमेस्टर में बैक है, एक में 3 बार बैक हो चुका है, एक में चांस बचा हुआ है, तो ऐसे बच्चे याची बनने के लिए इस बार उनसे रिक्वेस्ट किए थे, मतलब कि उनको प्रावधान आया कि वो याची बन जाए, उनका एग्जाम होगा। तो मैक्सिमम बच्चे याची बने, कुछ दलालों के माध्यम से, कुछ खुद से बने। जो दलालों के माध्यम से बने उनको 5,000, 6,000, 3,000, 2,000 रुपये देने पड़े। जो खुद से जाके संपर्क किए वकील से, तो मात्र फीस में 200, 300, 500 के अंदर ही हो गया उनका। तो खैर ये चीज़ें हैं। और जो बच्चे याची नहीं बने अभी फिलहाल, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो याची बन जाए, और जिनका एक बार बैक है, मतलब एक सेमेस्टर के किसी भी, सारे सेमेस्टर क्लियर हो, किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में बैक है 3 बार, तो उनका एग्जाम पूरी होने की संभावना है। अगर ना हो तो इस कैटेगरी में आप आ जाएंगे, क्योंकि पूरा मिला जुला के 2,000 बच्चों का एग्जाम कराना है। चाहे जितना प्रत्यावेदन वाले जमा हो जाएं, चाहे 20,000 बच्चे आ जाएं प्रत्यावेदन वाले, लेकिन होना है मात्र 2,000 का। तो एक प्रकार का जुआ है, तो इस जुए को हमें खेलना है। जाहिर सी बात है, रिस्क तो लेना ही है, हो सकता है इस जुए में हम शामिल हो जाएं। बच्चों नेक्स्ट, वो खुद बोले हैं कि जिन बच्चों का रह जाएगा नेक्स्ट कराएंगे, है ना। तो यह इनका प्रावधान है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, 10,000 बच्चों ने प्रत्यावेदन दिया था, उसमें से 3,000 बच्चों का एग्जाम कराए थे। लेकिन इस बार मात्र 2,000 बच्चों का प्रत्यावेदन वालों का एग्जाम होगा। वो भी एग्जाम कब तक होगा मैं बता देता हूँ। ये एग्जाम इनके साथ में होगा, दिसंबर वाले में, ठीक है। इसमें अब 2 सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे और 4th सेमेस्टर वाले बच्चे ही शामिल होंगे। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना है आपको, क्योंकि 2nd और 4th का ही एग्जाम होने वाला है। अगर आप 1st और 3rd के हैं, आप चाहते हैं पिछले कई सालों की तरह जैसे 1st, 2nd, 3rd साथ में एक साथ होता था, वैसे फिर से होने लग जाए, तो इसके लिए आपको दबाव बनाना पड़ेगा पीएनपी पे, क्योंकि पीएनपी के ऊपर अब कोई काम नहीं है। इस सब को एक तरह से आप हवाला देकर उसके ऊपर दबाव बना सकते हैं। सर आपके पास जब काम नहीं है तो चारों सेमेस्टर का एक साथ लीजिए, क्योंकि आप इतना डिले करते हैं। जब चारों सेमेस्टर का एक साथ लेंगे तो 6-6 महीने का एक प्रावधान बनाइए, चारों सेमेस्टर का एक साथ लीजिए। तो इस तरह से अगर पीएनपी फिर से करने लग जाती है तो यानी कि सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं जो बच्चे फेल हुए वह क्या करें इस बार। देखिए, जो बच्चे फेल हुए, अगर वो दावा करते हैं कि मैंने 14 नंबर का हम सर मैथ करके आए थे, मैक्सिमम बच्चे मैथ में ही फेल हुए हैं, तो अगर वो दावा करते हैं कि मैं 14 नंबर का मैथ में करके हम आए थे सर, मैक्सिमम बच्चे तो इस वजह से फेल हो गए प्रशिक्षु, क्योंकि वह एक तरह से गलत माध्यम से जा रहे थे। बाद में काफ़ी वगैरह पकड़ी गई उनकी, तो उनको एक तरह से बर्खास्त ही कर दिया गया, मतलब भैया डीएलएड खत्म तुम्हारा, अब डीएलएड कभी नहीं कर सकते, इस तरह की बातें निकल के आ रही थी। लेकिन खैर, जो बच्चे फेल हुए हैं अपना दावा करते हैं कि मैं इसमें अच्छे नंबर मतलब अच्छे क्वेश्चन करके आया था सर, बहुत ही अच्छा किया था परफॉर्मेंस, 16 नंबर आने चाहिए थे मेरे, 17 नंबर आने चाहिए थे, 18 नंबर। तो ऐसे बच्चे जिनका 13 नंबर आ गया है, मतलब 13 नंबर आना चाहिए था, 12 नंबर आ गया है, 11 नंबर आ गया है, मतलब कि 9 नंबर 10 नंबर आ गया है, तो मैं कहूँगा 2 नंबर से जिनका बैक रुका है सिर्फ वही स्क्रूटनी के फॉर्म डालेंगे, अन्यथा कंडीशन में कोई बच्चा स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं डालेगा। स्क्रूटनी के फॉर्म तो वैसे भी निकालने नहीं चाहिए इनको, अगर निकालते भी हैं तो मात्र 10 दिन के अंदर उसको फॉर्म वगैरह सबमिट करा लेना चाहिए। 10 दिन के अंदर जिसको भरना होता है भर देता है। 1 महीने तक रखने की क्या ही उसका ज़रूरत है। जिसको ज़रूरत है वह 10 दिन में ही भर देगा, जिसको ज़रूरत लगेगा, समझ रहे हैं ना आप सभी। लेकिन आपकी जो सरकार है ना, ये लूटने पे पड़ी रहती है। 100 रुपये के चक्कर में वो सोचती है कि लास्ट तक कुछ, जैसे हम लोग फॉर्म डालते हैं कभी कभी ना, सोचते हैं आ रहा है मन, डालें कि ना डालें, डालें कि ना डालें। अगर 2 ही दिन का बस फॉर्म का डेट रहता तो सभी बच्चे जिसको डालना होता वो डाल देता, जो तैयारी करता। अन्य बच्चे इस वजह से डाल देते हैं लास्ट तक, अरे चलो डाल ही देते हैं, क्या ही हो सकता है निकली जाए। तो इस तरह से सोच कर डालने वाले बच्चे लास्ट तक बने रहते हैं। तो वही ये पीएनपी करवाना चाहती है। गुड़ागड़ित बहुत इसका रहता है। खैर, इसका कुछ मतलब नहीं है, एक जुए के रूप में यह डलवाती है और आप सभी लोग इसमें फंस जाते हो। अगर फंसते हो 1 महीना इधर चला जाता है,
1 महीने 2 महीने एग्जाम की कापियाँ मंगवाने में चला जाता है, रिजल्ट आने मतलब 3 महीने तो ऐसे चला गया, मतलब एक सेमेस्टर समझ लो, स्कूटनी के फॉर्म को समझ लो बच्चों। तो इस वजह से स्कूटनी के फॉर्म डालने से पहले आप 1000 बार सोच लेना कि हमारा रिजल्ट फंस सकता है, मतलब कि देरी होगी, निश्चित रूप से देरी होगी। अब पास हो गए कि फेल हो गए वो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का मैं बता दूँ ना, पिछली बार जो रिजल्ट आया था 0.6% आया था। आप सोच सकते हैं 100 बच्चों में से एक बच्चा भी नहीं पास हुआ था, इतना खराब रिजल्ट था। आप सोच सकते हैं अगर 100 बच्चों का आंकड़ा निकाला जाए तो उसमें से एक बच्चा भी नहीं पास हुआ था। अब एक बच्चे का मतलब मैं इस तरह से निकालूंगा, 600 बच्चे हैं तो 600 में से केवल एक बच्चे के हाफ में पास हुआ था, समझ रहे हैं ना। ऐसे आप आंकड़ा निकाल सकते हो 0.6%, तो इस तरह से आंकड़ा बना था। आप सोच सकते हैं कितने बच्चे पास हुए थे, कितने फेल हुए थे, है ना। तो इस वजह से मैं कहूँगा स्कूटनी के फॉर्म डालने से बचिएगा आप सभी। ऐसे बच्चे जो 5-6 नंबर वाले हैं, जो सोच रहे हैं गुणा गणित लगा दूंगा हो जाएगा, तो गुणा गणित स्कूटनी में नहीं लगेगा मेरे भाई। अब लगाना हो तो लगा लेना सोर्स, जितना दावा करना। अगर आप किसी के ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कॉन्टैक्ट वाले होंगे, है ना, बहुत तगड़ा आपका होगा वह जो भी समझ लो, तो तब जाके आप कुछ ऐसा हो सकता है। अन्यथा कंडीशन में मान के चलता हूँ अगर 100% बच्चे हैं तो 2% इस तरह के फालतू के काम होंगे, बच्चे उसमें पास निकलेंगे। लेकिन ये सब कराने से क्या ही फायदा। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं यूपी टेट के एग्ज़ाम कब होंगे। ठीक है, यूपी टेट के एग्ज़ाम मेरे भाई आपको पता होना चाहिए। यूपी टेट जो होता है साल में 2 बार होता है, और साल में इन्होंने एनसीटी के हिसाब से 2 बार नहीं कराया। यह सबसे बड़ा, यह एक तरह से कानून के विरोध, मतलब जो कानून है उसके विरुद्ध काम किए। इसके बाद भी एक बार तो कम से कम होना चाहिए। पिछले 2 सालों से, कल ये 2 साल होने के हैं, 2 महीने बाद 2 साल हो जाएगा, तो खैर 2 बार भी, यह मतलब कि दोनों साल मिला लिया जाए तो तब भी 2 बार नहीं कराए। 1 साल की बात ही छोड़ो, समझ रहे हो ना, 2 साल में भी 2 बार नहीं करा पाए। 1 साल में 2 बार क्या, 1 साल में 1 बार कराते तो वो भी नहीं हुआ। यानी कि जो 2022 वाला था रिजल्ट फंसा हुआ था, 2022 में तो हुआ नहीं, 2021 में जो रिजल्ट फंसा हुआ था अब जाके क्लियर हुआ, यानी क्लियर हुआ रिजल्ट। अब इनका कहना है कि परीक्षा चयन आयोग जो वो बन जाएगा तब मैं करवाऊंगा। परीक्षा चयन आयोग भी बन के तैयार हो गया, उसके लिए हेडक्वार्टर ढूंढा जा रहा है, मेंबर ढूंढे जा रहे हैं, कहाँ पे होगा, कहाँ पे स्थापित होगा, ये बातें। तो इसमें भी विलम्ब कर रहे हैं बच्चे। और इसके बाद क्या कहना है इनका है कि भाई जैसे ही अब हेडक्वार्टर मिलेगा सबसे पहले मैं यूपी टेट कराऊंगा। सबसे पहले बोलते थे कि जैसे मेरा यह तय हो जाएगा, क्या नाम है, शिक्षा चयन आयोग बन के तय हो जाएगा तो तुरंत मैं यूपी टेट कराऊंगा। फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम वगैरह लिए हैं, भरवाए हैं, जैसे टीजीटी का है, एलटी ग्रेड के कुछ एग्जाम है, जो पीजीटी के ग्रेड के कुछ एग्जाम है, तो इन सबको कराने के बाद ही शिक्षक भर्ती पे हाथ लगाएंगे, जब लगाएंगे तो खैर शिक्षक भर्ती के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे उसके लिए, तो आपको उसमें पूरा भरपूर समझाएंगे। तो खैर यूपी टेट जो आपका अगर आना है इस बार तो मान के चलिएगा मेरे भाई, मैं बता देता हूँ क्लियर कट, क्योंकि आपके देखिए जो जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, यह तीनों महीने में एग्जाम, मतलब एक तरह से इनके चुनाव शेड्यूल हो जाएंगे। और चुनाव बहुत बड़े पैमाने पे प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, तो खैर बंदोबस्त काफ़ी ज़्यादा रहता है। आपको पता है कि आचार संहिता वगैरह लग जाता है तो आप घूम नहीं सकते, मतलब कि आप 2 लोग 3 लोग साथ में नहीं रह सकते। उसमें धाराएं बहुत सारी होती हैं, 420 मतलब बहुत सारी धाराएं होती हैं, दौड़ा के मारने वाला 420, 421 ये सब लागू हो जाता है बच्चों। और बहुत सारी धाराएं हैं जो आपको सड़क पे टहलने तक मना रोक रहता है, क्योंकि उस समय हमारी सरकार नहीं एक्टिव रहती है। उस समय हमारे जो शासन है राष्ट्रपति के हाथ में होता है, और राष्ट्रपति कभी भी इजाज़त दे सकती है सेनाओं को कि भैया यहाँ पे आप फायरिंग कर दो, यहाँ पे लाठी चार्ज कर दो, कुछ भी कर दो, मारो काटो, है ना। तो इस तरह से आपको खुद कैद जबरदस्ती कर दिया जाता है। उसमें आपके राइट केवल 19, 20, 21 छोड़ के सारे के 19 नहीं 20, 20, 21, 22 इन तीनों को छोड़ के सभी राइट आपके खत्म हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लागू कर दिया जाता है आपके ऊपर, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना मेरे भाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी में आचार संहिता अगर लग जाता है लास्ट तक, जनवरी फरवरी के लास्ट तक, फरवरी मिड तक, जनवरी के लास्ट तक, तो मान के चलिए मार्च लास्ट तक आपके, क्योंकि हो सकता है पिछली बार 7 चरण में एग्जाम हुआ था पिछली बार, हो सकता है इसमें लास्टवां चरण चल रहा हो मार्च में, यानी कि जनवरी के बाद तो कोई चांस ही नहीं है कि यूपी टेट, देखिए यूपी टेट तो आ सकता है बच्चों, लेकिन और चीज़ें नहीं हो सकती, नया काम। और रही बात यूपी टेट, अगर मैं बताऊं कब तक आ सकता है अगर आने को है, तो यूपी टेट आपका मेरे भाई अक्टूबर मिड तक, इनके मुंह से या फिर कहीं से भी वायरल वीडियो आया था, बच्चे बोले सर अक्टूबर मिड तक आएगा, मैं भी बोला था अक्टूबर मिड तक आएगा, मैं क्यों झूठ बोलूं। और अक्टूबर मिड का मतलब कि अब आ ही गया है 15, तो 15 तक बातें हुई थी। और बच्चों अब मैं आपको बता दूं एक बात, आप भले बुरा मानेंगे, सर बार बार कहते हैं अक्टूबर मिड तक, फिर अक्टूबर लास्ट तक, फिर नवंबर तक, यह हम जो है ना आप ही जैसे हैं बच्चों, क्योंकि हम गवर्नमेंट से जुड़े तो नहीं रहते हैं डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली भले कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, प्लस हेडक्वार्टर से मिलता रहता है, ये सारी चीज़ें, लेकिन यह कह लो कि आप सर सटीक बताओ, तो सटीक बच्चों कोई नहीं बताएगा। यहाँ तक मैं बता दूं जो IAS ऑफिसर है ना, वो भी आपको सटीक जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं होता है, केवल एक बंदे के हाथ में होता है जहाँ से रिलीज होती है इन्फॉर्मेशन। आप समझ सकते हैं CM और PM इनके द्वारा, और राष्ट्रपति खैर उनके
पिछलग्गू होते हैं और मतलब पिछलग्गू क्या अगलग्गू हुई होते हैं, लेकिन उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाया जाता है। तो ये सारे प्रावधान हैं। मैं कहने का मतलब यह है कि भैया यूपी टेट के लिए आप एक दिन में तैयारी नहीं कर सकते। आप अगर यह सोच रहे हो कि आएगा एग्जाम फिर तैयारी करेंगे, एग्जाम आएगा फिर तैयारी करेंगे, तो भैया आप पहले से समझ लो कि अपने आप को लुढ़का दोगे। तो मेरे कहने का यही बात है, मेरे मतलब 100 बातों का एक बात यही है मेरे भाई कि आप तैयारी करो। अब आप रेड अलर्ट में हो, इतना कर लो, कभी भी यूपी टेट के एग्जाम हो सकते हैं। अब जो धरना प्रसाद हो रहा हो तो शिक्षक भर्ती के लिए हो रहा है, खैर अगर वो आ गया तो यूपी टेट का कोई मतलब नहीं, लेकिन जो दावा किया गया है आपके चीफ मिनिस्टर द्वारा उसके हिसाब से तो आपका यूपी टेट ही पहले होगा। खैर भर्ती आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए वो तो आगे पता चलेगा, सारी चीज़ें आएगी कि नहीं आएगी, आनी तो चाहिए, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा, कब तक आएगा, क्या होगा कुछ उसका, अगर इस 2 महीने में नहीं आया भर्ती तो समझिएगा आप अगर यूपी टेट नहीं दिए हैं तो यूपी टेट की भरपूर तैयारी करिएगा। 2026 से पहले बहुत मुश्किल होगा कि ये भर्ती आ जाए, और 2026 में जब आएगा ना मेरे भाई बहुत बड़ी भर्ती एक देखने को हमको मिलेगी, पूरी संभावना है और एक अटल संभावना है, समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ यही कि आप यूपी टेट की तैयारी करिए। यह मत सोचिए कि भाई हमारे पास समय नहीं है, यूपी टेट का कब होगा एग्जाम, ये सारी बातें आप सोचने से मतलब इस बात को सोचिए मत बिल्कुल। आप तैयारी में लगिए, जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको यह सोचने का मौका नहीं मिलेगा मैं सिलेबस कहाँ से जुटाऊँ, समझ रहे हो ना। तो प्लीज़ अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो पूरा देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नमस्कार।